हेलो, हम लोग अम्ल, क्षार और लवण का अभ्यास पढ़ रहे थे। उसमें हम आज छठवां सवाल देखते हैं। 5 सवाल हम कर चुके हैं। छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या है? एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। यह क्रियाकलाप द्वारा साबित करना है। साबित कीजिए। तो हम उत्तर लिखते हैं। पहले लिखते हैं क्रियाकलाप। पहला हम लिखते हैं कि एक कार्क में 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml की एक बीकर में रख देते हैं। एक कार्क में 2 कील लगाकर क्या करते हैं? कार्क को 100 ml के एक बीकर में रख देते हैं। दूसरा, फिर दोनों कीलो को जो है 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देंगे, जो एक बल्ब तथा एक स्विच से संबंधित होगा। जो बैटरी से जोड़ेंगे उसमें से एक बल्ब लगा देंगे, एक का एक स्विच लगा देंगे। तीसरा है, अब एल्कोहल तथा ग्लूकोज के विलयनों को बारी बारी बीकर में डालते हैं तथा स्विच ऑन करके विद्युत प्रवाह करते हैं। तो प्रक्षेपण में क्या होता है कि बल्ब नहीं जलता है, अतः ग्लूकोज तथा एल्कोहल विलयनों में विद्युत का चालन नहीं होता है। हमें पता है कि अम्ल क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। तो परिणाम क्या होगा कि एल्कोहल एंड ग्लूकोज को जो है अम्लों से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें क्या होता है, विद्युत का चालन संभव नहीं है। 7वां है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? उत्तर है, इसका जो आश्रित जल होता है विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि ये उदासीन होता है। पता है कि जो अगर हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हो गया, ये अम्लीय होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रखते हैं। आश्रित जल है, ये विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि ये उदासीन होता है और हाइड्रोजन आयन जो है उत्पन्न नहीं करता है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, जो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए जो है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। कि वर्षा की जल है, जब वर्षा जल होता है ये विद्युत का चालन करता है क्योंकि ये अम्लीय होता है तथा हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। 8वां सवाल, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो हमें पहले पता है कि अम्ल क्या है, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर क्या होगा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि अम्लों से हाइड्रोजन आयन H+ आयन का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। इसलिए जब इनकी अनुपस्थिति में क्या होता है, अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। 9वां है, 5 विलयनों A, B, C, D व E जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन होगा? A क्या है, उदासीन है। तो देखिए A है, A की जगह पे क्या है, क्रमशः ये 4 है A का pH मान, B का pH मान 1 है, C का pH मान 11, D का pH मान 7 और E का pH मान क्या है, 9 है। यह कह रहा है कि जब आप सूचक से जांच करेंगे तो कौन सा विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, क्या होगा, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल पे क्या होता है, पीएच स्केल पे अगर पीएच मान इसका 7 हो तो क्या होता है, यह विलयन उदासीन होता है। तो विलयन डी जो है उदासीन है। ऑप्शन ए उदासीन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, विलयन डी। विलयन डी उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि पीएच बराबर 7। तो पीएच का मान अगर 7 होता है तो क्या होता है, विलयन उदासीन होता है। तो बी सवाल है आपका, बी दिया है कि प्रबल क्षारीय कौन है। प्रबल क्षारीय, क्योंकि हम पीएच स्केल पे पढ़ चुके हैं ना। देखिए हमने यहाँ मान लीजिए पीएच स्केल है, तो यहाँ पे था बीच में ये 7 था, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 14। तो सबसे ज्यादा ये 14 है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कहाँ था, 14 पे था। 0 पे क्या था, प्रबल अम्ल। इधर 7 से जब इधर बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, अम्ल की मात्रा बढ़ रही थी, मतलब 7 पे 0 यहाँ से, और फिर इधर जा रहे थे, इधर क्षारीय का मात्रा बढ़ रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं जब प्रबल क्षारीय है तो सबसे ज्यादा क्या है, 14 पे है। सब प्रबल क्षारीय में देखते हैं क्या दिया है, एक ही दिया है, यहाँ पे 11 दिया है। देखिए 11 दिया है, तो C 11 बोले तो pH बराबर 11 का मतलब क्या हो गया, ये प्रबल क्षारीय हो गया। सबसे ज्यादा इधर बढ़ते जाएंगे तो क्षार बढ़ता जाएगा। अगर 9 है यहाँ पे तो इसका मतलब कि कम क्षारीय है, अगर 11 है इसका मतलब क्या है, अधिक क्षारीय है, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबल क्षारीय क्या हो गया, विलयन C। विलयन C क्या है, प्रबल क्षारीय है इसका मान, क्योंकि इसका मान pH बराबर 11 है, इसलिए क्या है, प्रबल क्षारीय है। अब C दिया है इसमें प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे है, इसमें देखते हैं प्रबल अम्ल में, अम्ल का मतलब कि 7 से कम जिसका pH मान हो वो अम्लीय होगा। तो इसमें 2 दिया है, एक 1 है, एक 4 है। तो हमें पता है कि 0 पे क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रबल होगा, फिर 1 होगा तो इससे थोड़ा सा कम, अगर 4 है तो बहुत कम हो जाएगा। 1 ज्यादा अम्लीय होगा किससे, 4 से। अगर pH मान 4 है, एक का pH मान 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 जिसका pH मान है ये ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। इसलिए हम प्रबल अम्लीय को क्या लिखते हैं, विलयन बी। अब आते हैं दुर्बल अम्लीय। अभी हमने पढ़ा कि अगर 1 है सबसे ज्यादा तो 4 क्या है, इससे कम अम्लीय होगा। कह सकते हैं जो 4 है ये क्या होगा, ये दुर्बल अम्लीय होगा। तो विलयन ए। ई है दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय मतलब कि विलयन का कहते हैं विलयन ई क्या होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, क्योंकि इसका pH मान क्या है, 9 है। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
हाइड्रोजन आयन बोले तो H प्लस आयन की सांद्रता की क्या करना है, आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, इसे व्यवस्थित करना है। तो हमें पता है कि H प्लस आयन सबसे ज्यादा अम्लीय में होगा, फिर सबसे कम क्या होता है, क्षारीय में होता है। तो H प्लस आयन सबसे ज्यादा अम्लीय में होगा। तो जब pH मान अगर 1 है तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा ये H प्लस आयन, इसमें सबसे ज्यादा होगा। अगर pH मान ये 4 है तो इसका मतलब इस थोड़ा कम अम्लीय होगा, बोले तो ये दुर्बल अम्ल है, तो इसमें H प्लस जो हाइड्रोजन आयन है इसकी मात्रा इसमें कम होगी। और जो ये 7 होता है, pH मान 7 होता है, इसमें क्या होता है, H प्लस और OH जो है इसमें बराबर होते हैं। अब फिर उसके बाद अगर pH मान 9 हो गया, इसका मतलब ये क्षारीय हो गया। तो क्षारीय का मतलब ये हो गया कि इसमें ज्यादा कम हो गया ये H प्लस आयन की मात्रा। हमने ग्राफ बनाया था pH स्केल वाला, तो ये यहाँ पे क्या था, 7 था। फिर यहाँ पे ये कलर था, तो ये यहाँ से कलर देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हो जा रहा था। तो इधर ये था अम्ल, ये था क्षार, ये 7 था। यहाँ पे क्या था, ये OH आयन की मात्रा बराबर थी। इधर जो था हमारा H प्लस आयन की मात्रा अधिक थी, इधर क्या था, OH की अधिक थी। इस ग्राफ से हमें पता चलता है अगर हम क्षार की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की मात्रा कम हो जाएगी। तो अम्ल में नॉर्मल सी बात है कि अम्ल में क्या होगा, H प्लस आयन की मात्रा अधिक होगी और क्षार में कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिलियन C इज लेस देन बिलियन E इज लेस देन बिलियन D इज लेस देन बिलियन A इज लेस देन बिलियन B। 10वां क्या कह रहा है, परख नली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl तथा परख नली B में एसिटिक अम्ल बोले तो CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो उत्तर हम जानते हैं कि HCl जो होता है ये ज्यादा प्रबल अम्लीय है CH3COOH से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl युक्त परख नली में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगा, क्योंकि HCl जो है एसिटिक अम्ल बोले तो CH3COOH की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। 11वां सवाल है कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, या दही बन जाने पे इसके pH का मान में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर क्या होगा, जो दूध के दही में परिवर्तित होने पर दूध का pH मान जो है परिवर्तित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दूध है या दही जब बनेगा तो दही क्या है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने का मतलब ये है कि वो उसका pH मान भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 से कम हो जाएगी, इसका pH मान परिवर्तित होकर यह 6 से कम हो जाएगी। इसका कारण यह है कि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 12वां है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका दिया है एक, ताजा दूध के pH मान को 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? क्योंकि हमें पता है कि उत्तर है कि ताजे दूध के pH को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि ऐसा करने से जो दूध है अधिक समय तक खराब नहीं होता है। और बेकिंग सोडा हम पढ़ चुके हैं, क्या है, एक लवण है। B है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता हो गया कि इसमें मिलावट हो गई पहली बात, तो ये इससे ज्यादा समय लगेगा। और ये मिलाने से क्या हो गया, ये अधिक क्षारीय हो गया। तो क्षारीय होने की वजह से क्षारीय जब अम्लीय में परिवर्तित होगा तो उसे ज्यादा समय लगेगा। तो यह यही बता रहा है कि उत्तर यह, दूध दही बनने में अधिक समय लेता है, क्योंकि दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगता है। जबकि दूध अगर pH मान ताजा दूध होता, शुद्ध दूध होता, तो उसे अपेक्षाकृत कम समय लगता है। 13वां सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, नमी बोले तो जल है। नमी का मतलब जहाँ जल है उसी से तो नमी होता है। नमी के संपर्क में आते ही ये एक लेई जैसा पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जो शीघ्रता से कठोर क्रिस्टल या ठोस जिप्सन क्या होता है, यह जिप्सन में परिवर्तित हो जाता है। फार्मूला लिखा गया है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, ये जल की है। जल की मात्रा कितनी है, 1.5 बोले तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1/2 को 2 एकम 2 1 3 3 बटे में 2 H2O, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कहीं के ऐसा भी दिया हो तो आप परेशान ना हो, इसी को ऐसे लिख दिया गया है। तो प्लस 1 से 1/2 H2O, मतलब बोले तो जल के क्या है, ये जल के साथ ये नमी के साथ संपर्क करके क्या बना ले रही है, जिप्सन। जिप्सन का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2 H2O। देखिए ये आधा, ये जल का ये अणु आधा, ये और इसका 1.5, तो 1.5 आधा मिलके क्या हो गया, 2 बना दिए। तो जल के कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गया। तो ये CaSO4 इंटू 2 H2O। 14वां सवाल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। हमें पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, लवण ही बनना है। उत्तर में क्या है, अम्ल तथा क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है, अम्ल तथा जो क्षारक है या क्षार जो भी आप लिख सकते हैं, के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। यही क्या ये जो अभिक्रिया होती है उसी को अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl, देखिए ये क्षार है हमारा, NaOH है, इसमें यहाँ से OH, ये OH और ये H,
तो ये आपका क्षार, ये आपका अम्ल हो गया। ये दोनों आप क्रिया करके बना रहे हैं क्या, ये लवण और ये जल बना रहे हैं। दूसरा है 2KOH, ये आपका क्षार OH है, ये आपका क्षार हो गया। H2SO4, ये इसमें H है तो इसका मतलब ये अम्ल हो गया। तो ये बना रहे हैं K2SO4, ये लवण प्लस 2H2O। 15वां धोने का सोडा एंड बेकिंग सोडा के दो उदाहरण बताइए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उदाहरण बताइए या प्रमुख उपयोग बताइए। तो उत्तर है धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या बोलते हैं, धावन सोडा। इस धावन सोडा का उपयोग तो पहला है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। दूसरा है कांच, साबुन, पेपर तथा कास्टिक सोडा या डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। अब क्या है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा जो है हमारे अमाशय की अम्लता दूर करने वाली औषधि, एंटी एसिड या बोले तो प्रति अम्ल के निर्माण में, जिसमें HCl का स्राव ज्यादा होने लगता है अपच के दौरान, तो उसी समय दिया जाता है क्या, बेकिंग सोडा। दूसरा है कच्चे ताजे दूध को फटने के समय को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अभी हमने ग्वाला का पढ़ा था कि क्या करता है, वो कच्चे दूध में क्या बेकिंग सोडा मिला देता है जिससे कि दूध ज्यादा देर तक ना फटे और सबको वो दे सके दूध लंबे समय तक।